गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपीएससी का पेपर। यूपीएससी मेंस के जो पेपर हैं वो भी शुरू हो चुके हैं। कल हमने जो डिस्कस किया था वो यूपीएससी जनरल स्टडी फर्स्ट जो है पेपर डिस्कस किया था, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं जनरल स्टडी पेपर 2। ठीक है, दोनों पेपर जो है एक ही दिन में होते हैं, एक मॉर्निंग शिफ्ट में होता है और जो है एक दूसरा जो होता है वो होता है इवनिंग शिफ्ट में। तो दोनों पेपर जो है एक ही दिन होते हैं। ये है जनरल स्टडी पेपर 2। देखो पेपर 2 का जो सिलेबस है वो क्या है, इंडियन पॉलिटी एंड IR। ठीक है, इसका जो सिलेबस वो क्या है, इंडियन पॉलिटी प्लस यहाँ पे है इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि IR। ये जो है सेकंड पेपर का सिलेबस है, इसी से रिलेटेड ही पेपर है। 3 घंटे आपको इस पेपर को जो है सॉल्व करने के लिए मिलते हैं और जो मार्क्स होते हैं वो 250 होते हैं। जनरल स्टडी के जितने भी पेपर होते हैं सभी के मार्क्स जो है फिक्स होते हैं, 250 मार्क्स होते हैं ईच पेपर। ओके, क्वेश्चन पेपर जो होता है वो आपका हिंदी और इंग्लिश में जो है ये टाइप हुआ होता है कि हिंदी और इंग्लिश में ये छपा हुआ होता है। आपने जो कोई भी मीडियम जो है अपने जो है ले रखा है, चूज किया है, जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तो आप जो है कोई ना कोई अपना जो है मीडियम जो है डिजायर्ड जो आपका मीडियम होता है वो वहाँ पे जो है आप जो है वो चूज करते हो। अब जैसे मान लो किसी ने जो है यहाँ पे जो है मीडियम लिया है वो लिया है उर्दू, तो आपको जो है पेपर ऐसा ही मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए पेपर भी उर्दू में आएगा, पेपर ऐसा ही आएगा। आप क्या करोगे, आप जो अपने आंसर लिख रहे हो वो आंसर क्या कर सकते हो, आप अपना जो आपने मीडियम लिया है उसमें लिख सकते हो। जैसे किसी ने यहाँ पे तमिल अगर मीडियम लिया है तो वो क्या करेगा, पेपर उसको तमिल वाले को भी यही मिलने वाला है, बस वो क्या कर रहेगा, अपनी जो आंसर लिखेगा वो किस में लिखेगा, वो तमिल में जो है लिखेगा। ऐसा नहीं है कि आपने उर्दू लिया है तो आपको पेपर उर्दू में मिलेगा, पेपर आपको यही मिलने वाला है। 2 टाइप्स के यहाँ पे जो है क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट जो होते हैं जिनका आंसर आपको लिखना है 150 वर्ड्स में, ठीक है, और वो कितने क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे 1 से लेके 10, यानी 10 क्वेश्चन जो वो होते हैं जिनके आपको आंसर करना है 150 वर्ड में। इसके बाद में टाइप 2 होता है, जो वो टाइप 2 है जो 11 से लेके 20 क्वेश्चन का आता है, उनको आंसर करना है आपको 250 वर्ड्स में। ठीक है, यानी 2 टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन हो गए। टाइप 2 ये है और टाइप फर्स्ट ये है जिसको आपको आंसर करना है 150 वर्ड में, और 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आपको आंसर करना है 250 वर्ड में। तो ऐसे करके ये सारे जो है 20, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, 20 होते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस को कि जो है इस पेपर में जो है क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए, और ये हमारी प्रिपरेशन में आगे हेल्प करेंगे कि हमें किस तरह से प्रिपेयर करना है, और ये हमारे अंडरस्टैंडिंग में बनाएंगे कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारे ध्यान में आएगा कि लास्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन फर्स्ट है यहाँ पे, क्या आपके विचार में भारत संविधान की कठोर पृथक्करण के स्वीकार नहीं करता है, बल्कि यह नियंत्रण व संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, अब आपको सबसे पहले तो देखो यहाँ पे हाईलाइट करना है कि शक्तियों के कठोर पृथक्करण के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, यानी फर्स्ट जो आपको स्टार्ट करना है वो यहाँ से करना है कि शक्तियों का पृथक्करण, ठीक है, वो भी कैसा है, कठोर, और उसको हम स्वीकार नहीं करते, बल्कि हम क्या यहाँ पे नियंत्रण व संतुलन जो है, यहाँ पे नियंत्रण व संतुलन से कार्य किया जाता है। आपको यहाँ पे क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है अनुसूची 7। ठीक है, आपको स्टार्टिंग यहाँ से करनी है कि अनुसूची 7 जो है उसमें क्या दिया गया है, उसमें ही दिया गया है शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है, उसमें क्या, शक्तियों का पृथक्करण। इन शक्तियों के पृथक्करण के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सूचियाँ बनाई है, 3 सूची बनाई है हमने यहाँ पे। एक होती है जिसको केंद्र सूची या फिर हम संघ सूची कहते हैं, एक यहाँ पे जो होती है राज्य सूची होती है, दूसरी संवर्ती सूची, और तीसरी एक और होती है अवशेष सूची। तो उन्हीं के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना है, और उसके बाद में हमें ये बताना है कि जैसे कि हमने ये सूचियाँ डिवाइड कर दी। ठीक है, पहली जो मैंने बताई यहाँ पे कि पहली जो है यहाँ पे वो है संघ सूची। ठीक है, इसके बाद में दूसरी जो है यहाँ पे है राज्य सूची, और तीसरी यहाँ पे जो होती है वो होती है संवर्ती सूची, और एक और होती है फोर्थ जिसको क्या कहते हैं, अवशिष्ट कॉन्क्रीट जो है, अवशिष्ट सूची कहते हैं, कॉन्क्रीट कहते हैं। अब ये 4 सूचियों में जो है हमने क्या किया, शक्तियों का पृथक्करण कर दिया। ओके, अब ये कठोर तो कब होता, जब ऐसे होता कि जो संघ सूची है उसमें कोई भी अमेंड नहीं किया जा सकता, और हमेशा इस पे जो है केंद्र सरकार कानून बनाएगी। राज्य सूची के विषय वो नॉर्मली तो ऐसे कहा गया कि इस पे जो कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगी, लेकिन ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ पे प्रावधान है। जब क्या होता है कि राज्य सूची के किसी कानून पे जो है कौन कानून बना लेता है, केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तो इसका मतलब हमने इसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया गया है, हमें बस यही बताना है यहाँ पे कि हमने जो यहाँ पे डिवाइडेशन जो किया है, सेपरेशन ऑफ पावर किया है, इसको हमने स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया है। ये क्यों नहीं किया है, और इसी का बताना है कि हमें कुछ यहाँ पे जो है मेन जो आर्टिकल्स हैं, जैसे जो 251 जो है आपका आर्टिकल है, इसके बाद में 252 आर्टिकल है, एंड जो यहाँ पे एक और आर्टिकल है जो 149 है, इन सभी को आपको क्या करना है, इन सभी को 249 है, इन्हीं को एक्सप्लेन करते हुए आपको बताना है कि हमने इस चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया, बल्कि हमने
नियंत्रण व संतुलन बनाने की कोशिश करी है। हमने ये कोशिश करी है कि यहाँ पे क्या हो, चेक एंड बैलेंस वाला काम हो, कि बैलेंस भी रहे और हम कंट्रोल भी कर सकें। तो ये आपको बताना है इन आर्टिकल से। इसमें यूज आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको आर्टिकल यूज करने हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे, केंद्रीय प्रशासकीय अधिकरण की जिसकी स्थापना केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा उनके विरुद्ध शिकायतों व परिवादों के निवारण हेतु की गई थी। आजकल एक स्वतंत्र निकाय प्राधिकरण के रूप में अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। जब भी किसी जो है गवर्नमेंट ऑफिसर जो होता है या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो उनसे रिलेटेड अगर कोई भी समस्या होती है तो उसके लिए हमने बनाया था केंद्रीय प्रशासकीय अधिकरण, जिससे उनकी समस्याओं का निवारण जो है किया जा सके। तो पहले हमने इसको ये बनाया। आजकल ये क्या हो गया कि इंडिपेंडेंट होने की प्रोसेस में है, तो इसके बारे में हमें लिखना है कि हमने इसमें कौन से प्रावधान ऐसे जो क्या करता है, इसको स्वतंत्र न्यायिक प्राधिकरण के रूप में इसको जो है ये काम कर रहा है। इसमें हमें ये बताना है कि ये जो आजकल जो ये जुर्माना लगाता है, ठीक है, वो मान्य होता, वो उसको जो है देना ही होता है। इसके अलावा ये इसमें सजा का प्रावधान भी कर दिया कि ये सजा भी दे सकता है। और ये जो अपना जो कुछ भी जो है फैसला देता है उसके विरुद्ध फिर क्या होती है, फिर इसके विरुद्ध जो है अपील नहीं की जा सकती। तो इसके कारण ये अपने आप में क्या हो गया, एक स्वतंत्र निकाय और सुप्रीम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नीति निर्माताओं को प्रभावित करने के लिए किसान संगठनों द्वारा क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं, वे तरीके कितने प्रभावी हैं। अब ये एक बेसिकली ऐसे समझ लीजिए कि आप अपने आसपास में जो कुछ देखते हो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपके पास में क्या लिखने को है इस पर डिपेंड करता है। इसमें कोई बुक मुझे नहीं लगता कि कोई बुक या फिर कोई कुछ जो है काम आता है। भारत में नीति निर्माता यानी कि जो हमारे नीति निर्माता हैं वो अपनी नीतियां बनाते हैं, उनको प्रभावित करने के लिए अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो किसान संगठन क्या करते हैं, जो किसान संगठन है वो क्या करते हैं, मेनली तो ये धरना देते हैं, ठीक है, ज्ञापन देते हैं। तो ऐसे आपको बताना है कि ये धरना देते हैं, शांतिपूर्वक धरना भी देते हैं, ज्ञापन भी देते हैं। इसके बाद में जो है ये क्या करते हैं, हिंसात्मक कार्रवाई करते हैं और रोड जाम कर देते हैं, ठीक है, ट्रेनों की जो है पटरियों को जाम कर देते हैं। ये सारी चीज़ें करते हैं। ये कितने प्रभावी हैं, प्रभावी हैं ये, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे रोड जाम कर देते हैं, हिंसात्मक कार्रवाई करते हैं, तो इनके प्रभाव में आके इनकी कुछ मांगे जो है हमें माननी ही होती है। तो कुछ चीज़ें, और हमें ये भी बताना है कि ज्ञापन देते हैं और धरना देते हैं ना अहिंसात्मक, तभी भी हमें क्या करना है, इनके जो है ये जो है प्रभावी होते हैं। हमें यही बताना है कि यहाँ पे क्या होता है, इनका प्रभाव होता है। इसके बाद में न्यायालय के द्वारा विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित मुद्दों को सुलझाने से परिसंघीय सर्वोच्चता का सिद्धांत और समरस अर्थान्वयन उभर कर आए हैं। स्पष्ट कीजिए कि जब भी न्यायालय जो है वो विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित मुद्दों को सुलझाते हैं तो वो क्या ध्यान में रखते हैं, परिसंघीय सर्वोच्चता का सिद्धांत ध्यान में रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ये किससे रिलेटेड है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ठीक है, दोनों में किसी बात को लेकर क्या हो गया, कोई विवाद हो गया। तो अब इसको जब कोर्ट सुलझाता है, सुप्रीम कोर्ट सुलझाती है हमारी, तो वो क्या ध्यान में रखेगी, वो ध्यान रखेगी परिसंघीय सर्वोच्चता का सिद्धांत, कि हमारे यहाँ पे जो है वो ना तो एकात्मक शासन है ना संघात्मक शासन है, हमारे यहाँ पे परिसंघीय शासन है। तो उसको ये ध्यान में रखते हुए क्या देगी, अपना डिसीजन देगी। उसी के बारे में हमें बताना है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल पे आपको लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता से रिलेटेड क्वेश्चन देखो जो है GS 1 में भी आया था और यहाँ पे है GS 2 में भी है। धर्मनिरपेक्षता को भारत के संविधान के उपागम से फ्रांस क्या सीख सकता है। तो हमें बताना है कि भारत में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं और स्टिल जो है वो प्यार प्रेम से रहते हैं। हमें यहाँ पे यही बताना है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो है सांप्रदायिकता बढ़ रही है, ऐसा कुछ हमें इसमें लिखना नहीं है, बल्कि पॉजिटिव चीज़ें लिखनी है। क्योंकि अगर फ्रांस हमसे सीख सकता है तो वो पॉजिटिव चीज़ें सीखना चाहेगा ना, नेगेटिव तो सीखना नहीं चाहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च समृद्धि के लगातार अनुभव के बावजूद भारत के मानव विकास के निम्नतम संकेतक चल रहे हैं। उन मुद्दों का परीक्षण कीजिए जो संतुलित और समावेशी विकास को पकड़ में आने नहीं दे रहे हैं। ऐसे कह रहे हैं कि भारत में जो है समृद्धि यानी कि ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन ग्रोथ होने के बावजूद यहाँ पे जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट जो डेटा जो आते हैं, ठीक है, रिपोर्ट जो आती है, उसमें हम फिर है ना निम्न क्यों है, उसमें कम क्यों चल रहे हैं। तो वो क्या कारण है कि संतुलित और समावेशी विकास को पकड़ में नहीं आने दे रहे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें कि जैसे समृद्धि है, जो आपकी जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ जो है, ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों में आपको यहाँ पे अंतर बताते रहना है। दोनों में आपको अंतर बता के, जैसे कि ग्रोथ तो वो होती है जिसमें आप क्या करते हो कि आंकड़ों में जो वृद्धि होती है वो होती है, और डेवलपमेंट होता है ओवरऑल, कि ओवरऑल जिसमें मान लो कि आप एजुकेशन भी ले रहे हो, ठीक है, इसमें आप क्या ले रहे हो, बेरोजगारी के डेटा भी ले रहे हो। और ग्रोथ में क्या होता है कि सिर्फ जीडीपी के डेटा को कैलकुलेट किया जाता है। तो वहाँ पे वो ग्रोथ इसलिए हो रही है क्योंकि हमारी जीडीपी तो लगातार बढ़ रही है, तो इसलिए ग्रोथ हो रही है। लेकिन डेवलपमेंट में ओवरऑल आ जाती है, जिसमें एजुकेशन आ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, गरीबी आ जाएगी, निर्धनता आ जाएगी। तो इन सारी चीज़ों पे
हमारे यहाँ पे काम बहुत बाकी है। और बाकी क्यों है? क्योंकि जब हम जितना काम कर रहे हैं उसके मुकाबले हमारी जनसंख्या जो है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट हमारा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम पे जो है वो जनसंख्या प्रेशर है, पॉपुलेशन प्रेशर है। तो यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करना है। पॉपुलेशन प्रेशर के कारण निर्धनता, बेरोजगारी, शिक्षा आदि, हेल्थ जैसी चीज़ों में हम थोड़े से जो है अभी पिछड़े हुए रह रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि संतुलित और समावेशी विकास हमारी पकड़ में अभी आ नहीं रहा है, जबकि ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू जो है हो रही है हमारे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता और भूख के बीच संबंध को एक बढ़ता हुआ अंतर है। सरकार द्वारा सामाजिक व्यय को संकुचित किया जाना निर्धनों को अपने खाद्य बजट को निचोड़ते हुए खाद्योत्तर अत्यधिक मदों पर अधिक व्यय करने के लिए मजबूर कर रहा है। स्पष्ट कीजिए कि जो है निर्धनता और भूख में जो है वो संबंध क्या है। दूसरी चीजें कि अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, कई सारी स्कीम्स जो है वो बंद कर रही है। सामाजिक व्यय को संकुचित किया जाना यानी कि अपना जो सोसाइटी जो इनके लिए जो कर रही है उस एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, कम करना चाह रही है। अगर कम करती है तो निर्धन जो लोग होते हैं उनके ऊपर जो है उनके खाद्य बजट के ऊपर उनकी प्रेशर बढ़ रहा है। तो ये यहाँ पे एक्सप्लेन करना है आपको कि किस तरह से जो है स्कीम्स बंद हो रही हैं तो उनका लॉस किस तरह से यहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, सूचना और संप्रेषण औद्योगिकी ICT आधारित परियोजनाओं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन आमतौर पर कुछ विशेष महत्वपूर्ण कारकों की दृष्टि से ठीक नहीं रहता। इस कारक की पहचान कीजिए। ये जो है क्वेश्चन जो है वो कहाँ से? योजना से। जो योजना मैगजीन आती है, दोनों ही क्वेश्चन जो है निर्धनता वाला और ये दोनों ही क्वेश्चन जो कहाँ से आए? योजना मैगजीन। इसलिए मैं कहता हूँ कि योजना मैगजीन जो है GS पेपर 2 के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। और ये भी आपको जो है IR वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये भी आपको जो है योजना मैगजीन में मिल जाएगा। भारत और जापान के लिए समय आ गया कि वे एक ऐसे मजबूत सामसायिक संबंध का निर्माण करें जिसका वैश्विक एवं रणनीतिक साझेदार को अवशिष्ट करते हुए एशिया व संपूर्ण विश्व के लिए बड़ा महत्व होगा। अब देखो IR के लिए जो है आप कई सारी बुक्स पढ़ते होंगे, बट IR के बारे में आप एक चीज तो देख लें, IR जो हमेशा कहाँ से आएगा? वो ओनली आएगा करंट अफेयर्स से। ठीक है कि IR जो है वो कहाँ से आएगा? हमेशा करंट अफेयर से आएगा। तो इसके लिए आप सिर्फ एक ही काम करें कि कोई भी आप जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, आप चाहे कोई सा भी पढ़ते होंगे, हिंदी का या इंग्लिश का, इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो उनमें आएंगे। अगर आप 1 ईयर का न्यूज़पेपर अगर एडिटोरियल पढ़ते हो तो उनमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो आते ही आते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी भी न्यूज़पेपर में बिल्कुल सब कुछ ऐसे ही छाप दिया जाता है, कुछ ना कुछ तो उसमें इंपॉर्टेंट मिल जाता है। ये भारत और जापान के बारे में कि भारत और जापान के संबंध काफ़ी सारे जो है एडिटोरियल, जब प्रधानमंत्री PM मोदी जो हैं 2 बार जापान की यात्रा कर चुके हैं, अपने पिछले कार्यकाल में भी उन्होंने यात्रा करी थी, इसलिए ये जो है इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि भारत और जापान के रिलेशन से क्या फर्क पड़ने वाला है एशिया और उसके बाद में पूरे संपूर्ण विश्व पर क्या फर्क पड़ने वाला है। बहुत सारे आपने एडिटोरियल देखे होंगे इसके बारे में, आसान है इस पर लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवश्यकता से कम नकदी। ठीक है, ये भी जो है एडिटोरियल से ही क्वेश्चन आया था, जब है ना अमेरिका जो है रिमूव हो रहा था यहाँ से, जब यूनेस्को से, तब ये जो है काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया था। अत्यधिक राजनीति ने यूनेस्को को जीवन रक्षण की स्थिति में पहुंचा दिया है। अमेरिका द्वारा सदस्यता परित्याग करने, सांस्कृतिक संस्था पर इजराइल विरोधी पूर्वाग्रह होने का दोषारोपण करने के प्रकाश में इस कथन की विवेचना कीजिए कि एक तो यूनेस्को के पास में क्या नहीं है? फंड नहीं है। यहाँ पे पहली लाइन क्या है कि यूनेस्को के पास में जो है जितनी आवश्यकता होती है उससे कम नकदी है, यानी फंड नहीं है। इसके बाद में अत्यधिक राजनीति कि उसमें क्या हो रही है कि पॉलिटिक्स ज़्यादा हो रही है, उसका काम जो है वो कुछ और है और वो जो है अननेसेसरी जो है पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने के लिए कोशिश कर रहा है। 2 चीज़ें तो इन पे लिखनी है। तीसरा यहाँ पे है कि अमेरिका द्वारा सदस्यता परित्याग, अमेरिका ने उसकी जो है मेंबरशिप जो है रिमूव कर दी, अमेरिका ने उसकी मेंबरशिप से जो है हट गया अमेरिका। और इसके ऊपर अमेरिका किस बेस पे हटा कि ये जो है इजराइल विरोधी है। ये जो यूनेस्को है वो कैसा है? यूनेस्को ने ऐसे यूनेस्को के ऊपर इल्जाम लगाया कि यूनेस्को जो इजराइल विरोधी है, इस वजह से इसके ऊपर दोषारोपण करके अमेरिका इससे हट गया। आपको इसके बारे में लिखना है कि इन दोनों स्थिति के कारण तो ये क्या है कि संस्था जो है खत्म होने वाली स्थिति में, जीवन रक्षण यानी कि बस वो खत्म होने वाली सी है, मरने की स्थिति में है। एंड सेकंड थिंग आपको यहाँ पे लिखना है कि अमेरिका ने उसके सदस्य से क्यों परित्याग कर दिया और वैसे कौन से फैक्ट हैं जिनके कारण इजराइल विरोधी पूर्वाग्रह का जो है उस पर इल्जाम लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे किन आधारों पर किसी लोक प्रतिनिधि को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अधीन निर्हित किया जा सकता है? उन उपचारों का भी उल्लेख कीजिए जो ऐसे निर्हित व्यक्ति को अपनी निर्भरता के विरुद्ध उपलब्ध हैं। यानी कि ऐसे कहा जाता है कि लोक प्रतिनिधि यानी कि कोई भी जो है आपका MLA हो या फिर कोई भी जो है MP हो। कुछ स्थितियां ऐसी होती है जब इनको क्या किया जा सकता है, इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
ओके, आपको वो बताना है कि वो कौन कौन सी जो है स्थितियां हैं जब इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, इनको गिरफ्तार जो है किया जा सकता है। ओके, पहला तो ये कि इनको नॉर्मली तो गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन कौन कौन सी स्थितियों में इनको गिरफ्तार किया जा सकता है, और अगर गिरफ्तार किया जा सकता है तो इस व्यक्ति को निर्भरता किसे विरुद्ध उपलब्ध है। जैसे कि मान लो कि अगर संसद की अगर कार्रवाई चल रही है तो किसी एमपी को जो है उस टाइम पे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और इनको क्या क्या जो है यहाँ पे आर्टिकल आपके जो है 101 से लेके और 107, ठीक है, इनके बीच में इनके बारे में दिया गया है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन करना है और उसमें भी जो है आर्टिकल का आपको जरूर से यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति परिसीमित है, यानी कि लिमिटेड है ये शक्ति संशोधन करने की। ओके, इसे अत्यंतिक शक्ति के रूप में विस्तृत नहीं किया जा सकता। इस कथन के आलोक में व्याख्या कीजिए, क्या संसद संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अपनी संशोधन की शक्ति का विशदीकरण करके संविधान के मूल ढांचे को नष्ट कर सकती है? तो इसको तो लिख दो आप नो, ठीक है। इसके बाद में आपको जो है यहाँ पे स्टार्ट करना है केशवानंद भारती से, ठीक है, कि केशवानंद भारती जो फैसला आया था, केस था उस 1973 में, उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कहा था कि संसद जो है वो अमेंडमेंट तो कर सकती है लेकिन मूल ढांचे को चेंज नहीं कर सकती। तो आप इस लाइन को तो वहीं से आप कैंसिल करवा दोगे कि वो नहीं हो सकता। सेकंड थिंग कि संसद जो है वो हमारे संविधान में संशोधन तो कर सकती है लेकिन वो एक लिमिटेड पावर है, ऐसे नहीं कि अनलिमिटेड या फिर अत्यंतिक पावर यहाँ पे उसके बारे में नहीं है। और इसलिए अत्यंतिक नहीं है क्योंकि संसद क्या करेगी, मूल ढांचे में यहाँ पे जो है वो चेंज नहीं करेगी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट के कुछ केस को यहाँ पे जो है साथ में लेके चलना है। जैसे कि एक हो गया केशवानंद, ठीक है, केशवानंद के बाद में एक जो हो गया आपका मिनर्वा मिल्स, ठीक है, उसमें भी ये बताना है कि इन केस में क्या हुआ था कि संसद ने अमेंडमेंट करने की कोशिश करी और फिर अमेंडमेंट करने की कोशिश जब करी तो सुप्रीम कोर्ट ने उन अमेंडमेंट्स को कैंसिल कर दिया कि ये जो है मूल ढांचे के विरुद्ध है, ठीक है। जैसे इसमें एक तो जो है आपका चेंज आएगा जिसमें ये था कि पीएम और जो प्रेसिडेंट है इनके खिलाफ अगर इनके चुनाव में अगर कुछ गड़बड़ होती है तो सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच नहीं करेगा। तो फिर जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैंसिल कर दिया था और कहा था कि हम इसकी जांच कर सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो मेन हमारे यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर, बेस स्ट्रक्चर है। तो ऐसे करके यहाँ पे कुछ आपको सुप्रीम कोर्ट के केस बताने हैं कि उनमें जो है संसद के डिसीजंस को कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि मूल ढांचे में परिवर्तन के खिलाफ थे वो। तो इस तरह से हमें ये बताना है, ठीक है। इंदिरा गांधी वाला यहाँ पे केस आपको जरूर से मेंशन करना है, जो पीएम और प्रेसिडेंट वाले जो चुनाव थे उसमें अगर कुछ गड़बड़ होती है तो वो क्या करेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर जांच नहीं कर सकता, ठीक है। इसके अलावा एक आपको यहाँ पे अनुसूची 9 का भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन देना है कि अनुसूची 9 जब ऐड करी थी, ये अनुसूची 9 कब ऐड करी थी, 1951 में ऐड करी थी। तब ऐसे कहा गया था कि इस पर जो है जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, लेकिन केशवानंद भारती जब केस आया 73 में तो कहा गया कि अनुसूची 9 पे भी क्या हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो ये सारे केस आपको यहाँ पे मेंशन करने। इसके बाद में जो है वो है 14 क्वेश्चन, महान्यायवादी भारत की सरकार का मुख्य विधि सलाहकार और वकील होता है। बिल्कुल सही है, चर्चा कीजिए। तो आपके इसमें सिर्फ इतना सा काम करना है कि आपको सिर्फ वो महान्यायवादी के कार्य बताने हैं कि वो क्या क्या कार्य करता है, क्योंकि कार्य बताओगे जब आप इसके वर्क बताओगे, इसके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या काम है इसके, तो आप यहाँ पे ये बता दोगे कि वो क्या करता है, वो मुख्य विधि सलाहकार होता है और वकील होता है। जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कोई केस होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उस केस के लिए वकील कौन होता है, महान्यायवादी होता है। वो हमें सलाह भी देता है और वो ही जो है सरकार के खिलाफ होने वाले सारे केस को जाके लड़ता है। तो यहाँ पे सिर्फ इसके कार्य बताने आपको, अगर आप कार्य मेंशन करोगे तो वो काम खत्म हो जाएगा। राष्ट्रीय विधि निर्माता में रुख के रूप में अकेले एक संसद सदस्य की भूमिका अवनति की ओर है, जिसके फलस्वरूप वाद विवादों की गुणवत्ता और उनके परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। चर्चा कीजिए। अब आपको यहाँ पे ये लिखना है कि जो है अकेला जो एक सांसद होता है वो एक तरह से उसका जो अपना उसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो एक तरह से कम होती जा रही है और उसका जो अस्तित्व है, ठीक है, वो भी क्या होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। अब सिर्फ जो है कुछ ही लोगों में पूरी गवर्नमेंट जो है सिमट के रह गई है। इसके कारण जो है इसकी भूमिका जो है अवनति की ओर जा रही है। फलस्वरूप वाद विवाद की गुणवत्ता उनके परिणामों पर प्रतिकूल पड़ता है, क्योंकि जैसे कि वाद विवाद अगर होते हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरा कोई एरिया है, ये एक मेरा एरिया है, ठीक है, और यहाँ का जो है कोई एमपी चुना गया है। अब ये एमपी चुन के कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा पार्लियामेंट में, ठीक है।
अब अगर पार्लियामेंट में इसकी भूमिका, अगर मान लो इसका जो रोल है वो बिल्कुल नेग्लेक्ट रहता है, बिल्कुल जीरो रहता है, या फिर इसका कोई रोल ही नहीं रहता, इसकी कोई सुनता ही नहीं है, तो मेरे एरिया के बारे में जो समस्याएं मेरा एमपी उठाएगा, क्या वो यहाँ पे सुनी जाएगी? नहीं सुनी जाएगी। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि इसकी भूमिका अवनति की ओर क्यों जा रही है, और इसके कारण फलस्वरूप वाद विवादों की गुणवत्ता पर और उनके परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। क्योंकि जब भी मेरे इस एरिया की बात होगी, मेरे एमपी का रोल इतना है नहीं, तो मेरे एरिया की जो बात उठेगी उसके ऊपर जो गुणवत्ता, जो उसकी क्वालिटी होगी ना, वो क्वालिटी उसकी कम ही होगी। ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि एक एमपी का जो है रोल क्या होता है उसके एरिया के लिए, और अगर उसके रोल को अगर वो निभा नहीं पाता है, कुछ ही लोगों में गवर्नमेंट सिमट के रह जाती है, तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, ये आपको यहाँ पे बताना है। विभिन्न सेवा क्षेत्र को, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, विकास योजना के नव उधारी प्रतिमान के संदर्भ में आशा की जाती है कि बहुस्तरीय योजनाकरण की प्रक्रियाओं को लागत प्रभावी बना देगा और इसके क्रियान्वयन को रुकावटों से हटा देगा। योजना मैगजीन से जो है इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी सारे उसमें मेंशन किए होते हैं, वहाँ से ये कवर हो जाता है। इसके बाद में जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे हैं 18, 19 एंड 20। सुभेद वर्गों के लिए क्रियान्वित की जाने वाली कल्याण योजनाओं का निष्पादन उनके बारे में जागरूकता के न होने से नीति प्रक्रम की सभी अव्यवस्थाओं पर उनके सक्रिय तौर पर सम्मिलित न होने के कारण इतना प्रभावी नहीं होता। ये आपको बताना है कि जब भी हमारी कोई वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, अब वो हम कंप्लीट करना चाहें तो उसके बारे में सबसे पहले जरूरी है कि उनके बारे में जागरूकता हो। कई सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता, ठीक है, पता नहीं होने के कारण हम उसके बेनिफिट नहीं ले पाते। अब बेनिफिट उसके नहीं ले पाते हैं तो वो एक्टिव होते हुए भी क्या होती है, प्रभावी नहीं हो पाती, ये हमें बताना है। तो कोई भी स्कीम्स जो होती है वो स्कीम बनने से पहले ही क्या हो कि उसके प्रति जागरूकता यहाँ पे बढ़ाई जाए। जैसे कि मान लीजिए भामाशाह एक योजना है, ठीक है, कि भामाशाह जो है राजस्थान में एक योजना आई थी। अब भामाशाह जो आपकी आधार कार्ड से लिंक करने के बाद में इसमें ऐसे था कि आपको 5 लाख रुपए का जो है हेल्थ इंश्योरेंस दिया गया था। आपको क्या करना है, सिर्फ भामाशाह जो है कार्ड बनवाना है। अगर ये कार्ड आपके पास में है तो फिर क्या आपको 5 लाख का जो है हेल्थ इंश्योरेंस मिल गया। यानी कि आप कभी बीमार होते हो तो आप हॉस्पिटल में जाओ, किसी भी आप जो है कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल पे यहाँ से लिंक करे गए थे, नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे। इन प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आप अपना ट्रीटमेंट कराओ और जो है भामाशाह कार्ड अपना दिखाओ, फिर आपका क्या होगा, जो ये 5 लाख का इंश्योरेंस किया गया था इसी में से जो है आपकी जो है राशि कट जाएगी इलाज कराने की। यानी आपसे कोई भी कुछ हॉस्पिटल वाला जो है वो पैसे नहीं लेगा। अब ये स्कीम्स कब सफल होगी पूरी तरह से, जब मान लीजिए कि गांव-गांव में इस स्कीम्स को जो है इसके प्रति जागरूकता फैलाई जाए और बताया जाए कि इसका क्या फायदा है, तब ये जाके स्कीम प्रभावी होगी। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे जागरूकता क्यों जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उभरती हुई वैश्विक शक्ति, यहाँ पे नेक्स्ट है कि उभरती हुई वैश्विक व्यवस्था में भारत द्वारा प्राप्त नव भूमिका के कारण उत्पीड़न व उपेक्षित राष्ट्र के मुखिया के रूप में दीर्घकाल से संप्रेषित भारत की पहचान लुप्त हो गई है। विस्तार से समझाइए कि पहले अब क्या होता है कि भारत द्वारा नव भूमिका, यानी नव भूमिका यानी भारत क्या हो रहा है कि अब जो है हर जगह फेस बन रहा है, ठीक है। पहले क्या होता था, भारत थोड़ा सा पीछे दिखता था, अब हर जगह क्या होता है कि भारत जो है फेस दिख रहा है और सामने ज्यादा आता है। पहले क्या था, यहाँ पे उत्पीड़न उपेक्षित राष्ट्रों के मुखिया के रूप में दीर्घकाल से संप्रेषित, यानी कि पहले क्या था कि भारत को ऐसे माना जाता था कि भारत जो है वो उत्पीड़ित जो और जो मतलब कि सेकेंडरी कंट्रीज हैं और जो विकासशील या फिर जो पिछड़े हुए देश हैं उनका एक फेस समझ के भारत को जो है ट्रीट किया जाता था। लेकिन अब जो है नव भूमिका इसकी चेंज हो गई है, अब इसको फ्रंट में देखा जाता है इंडिया को। ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में संबंधों में खटास के प्रवेश का कारण वॉशिंगटन का अपनी वैश्विक रणनीति में अभी तक भी भारत के लिए किसी ऐसे स्थान की खोज करने में विफलता है। कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसके बीच में और भारत के बीच में जो खटास है उसका रीजन ये है कि ये है जो भारत के आत्म समादर और महत्वाकांक्षाओं को तो संतुष्ट कर सके। तो ये था जो है पॉलिटी वाला पेपर। इसके बाद भी हम GS3 GS4 लेके आएंगे और इसके बाद में जो है सारे ऑप्शनल पेपर तो हम यहाँ पे नहीं दे पाएंगे आपको, लेकिन जिन जिन को जो ऑप्शनल पेपर चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के अपने अपने सब्जेक्ट के व्हाट्सएप वाले जो ऑप्शनल पेपर है वो यहाँ पे ले सकते हैं।